नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे भोपाल से, जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी चिंता का विषय आज भी है, लेकिन जैसे मैंने आपको इंदौर के बारे में, भोपाल के बारे में कहा, ऐसे ही उज्जैन के बारे में आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगले 3-4 दिन में हम उज्जैन को भी इंदौर और भोपाल की तरह संभाल ले जाएंगे। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जो पहले दिन से कह रहा हूं, कि कोरोना को हमें अपनी लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। ये जल्दी खत्म होने वाला रोग नहीं है। इसका वैक्सीन जब तक नहीं आता है तब तक ये इसी तरह से घटता और बढ़ता रहेगा। चिंता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे पास आईसीयू हो, आइसोलेटेड वार्ड हो, हमारे पास में बाकी के संसाधन पूरे के पूरे हो, ऑक्सीजन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो, जो ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, ये सब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो, और डेथ कम से कम हो। अब आप भोपाल में भी डेथ देखेंगे, जो 3 डेथें हुई परसों कल, वो 92 साल के थे, 94, एक 82 साल के थे, एक 70 साल के थे। मतलब एवरेज आप निकालेंगे तो सब 60 के ऊपर का है, और हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो किसी न किसी रोग से जुड़ी हुई हिस्ट्री है। ये बात सिर्फ इतनी लंबी मैंने इसलिए आप सबके माध्यम से कही कि आप प्रदेश में बताएं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने सावधानी बताई है कि इसकी चक्र को तोड़ना पड़ेगा, संपर्क चक्र जो इसका है वो तोड़े, मास्क को पहने, 2 मीटर की दूरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है उसे अपनाएं, लेकिन रोग से ही घृणा करना है, रोगी से घृणा नहीं करना है। जो हमारे यहाँ एक उसको अछूत मानने की परंपरा आई है वो वास्तव में चिंतनीय है, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आम जन से कि रोगी से घृणा नहीं करना है, और जो रोगी ठीक होके आए उनसे प्रार्थना करता हूं। आज मैंने जो आईपीएस हमारे आए थे उनसे भी प्रार्थना की कि आप अपने अनुभव शेयर करें, जिससे लोगों के मन से ये भाव निकल जाए कि कोरोना कोई भयावह बीमारी है। कोरोना बिल्कुल भयावह बीमारी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश का जो रोग रोधक क्षमता है वो इतनी मजबूत है कि आज तक मजबूत है कि वो अभी तक गाँव में नहीं उतर पाया, ये शहरों तक सीमित होकर रह गया है। और इसलिए आप सब इसमें, आप सबसे प्रार्थना है मीडिया जनों से, करबद्ध के इसमें मदद करें। गेहूं की खरीद के बारे में जैसा मैंने बताया था कि 53,06,553 मैट्रिक टन गेहूं हमारा खरीदा जा चुका है, और 70 से 80% की लोडिंग आ गई है। आपका कोई सवाल हो? सर, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो जांच करेगी कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है या तबादले हुए हैं, उसको एक बार वो क्लीन कर दीजिए, कैसे क्या होगा? सर, वो उसका वो टाइम पीरियड वगैरह है कि जांच का कितने दिन? अभी बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी बनाएंगे तब उसकी बिंदु से और विस्तार पर जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से बात की थी, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या समस्या, क्या नहीं, अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग बात कही थी। उसी के आधार पर मैंने अकेले जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की। औरंगाबाद में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। यहां रेलवे ट्रैक पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में 20 में 16 मजदूरों की मौत हो गई, और ये सभी मजदूर शहडोल और उमरिया जिले के रहने वाले बताए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में दुख जताया और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख की मदद की घोषणा की है। दुनिया के चौथे नंबर के रेल नेटवर्क में इसे पटरियां या ट्रैक कहा जाता है। लोहे की 2 मोटी पट्टियां आपस में भले न मिलें, लेकिन अपनों से मिलवाने का सबसे बड़ा जरिया है। पैसेंजर ढोने के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है। लोहे की इन पातों पर पूरा भारत धड़धड़ाता दौड़ता है, लेकिन कुछ बेबस और बेदम मजदूरों को इसमें नजर आया बिस्तर और तकिया। कुछ घंटों पहले तक जिंदा और अब लाश के टुकड़ों में तब्दील इन मजदूरों को कहां पता था कि औरंगाबाद में बदनापुर और करनाड स्टेशन के बीच जिस पांत पर सिर रखकर लेटे हैं वो यमलोक की पटरियां हैं। करीब 40 किलोमीटर की थकान के बाद आंखें मूंदने लेटे थे।
पता नहीं नींद कब इतनी गहरी हो गई कि मौत के आने का पता न चला। मालगाड़ी के ड्राइवर ने अलसुबह जब पटरियों पर इन्हें देखा तो इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन अफसोस तब तक मौत बनी मालगाड़ी मजदूरों को लहू सने लोथड़ों में बदल चुकी थी। देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का भाई पुलिस के रोजनामचे की एक लाश बन गए। किसी ने आधे पेट खाकर रोटियां बचाकर रखी थीं, कोई चप्पल को सिरहाने रखकर सोया, किसी ने कमर की बेल्ट से सामान बांधा, किसी ने संदूक के ताले को फिर से चेक किया। भोर की उम्मीद वाले रात के अंधेरे में सब सो गए। अफसोस वो भोर नहीं आई। सामान जस का तस पड़ा रहा। नेताओं की जबान में राष्ट्र का निर्माण करने वाला लाश बनकर पड़ा था और रोटियों पर थे खून के छींटे। संवेदनाओं के ढोंग, मुआवजे के मरहम के बीच जांच के आदेश ये तो बताएंगे कि मजदूरों को सोना नहीं चाहिए। ये नहीं बता पाएंगे कि किसने उन्हें वहां सोने पर मजबूर किया। इन मजदूरों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि जिस पटरी को बिछौना बनाकर वो सो गए हैं, कानून की दफा में उसे पार करना भी 147 के तहत गुनाह माना गया है। सजा है, जुर्माना है। संकट काल की शुरुआत से सबसे बड़ी जमहूरियत के जिम्मेदारों ने मजदूरों की सबसे ज्यादा चिंता की है। सबसे ज्यादा बार बोला और सुना गया श्रमिक, मजदूर। उसी मजदूर के माथे पर सबने मिलकर लिख दिया, बता कैसे मोक्ष चाहिए, वायरस से, भूख से या मालगाड़ी से, जो न आज तक हुआ न आगे होगा कि किसी मुल्क का मजदूर पटरी पर लेटे वक्त मौत की नींद में सो गया। एक ऐसी घटना जिसका कोई जिम्मेदार नहीं और जिसके सब गुनहगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ट्रेन हादसे के शिकार मजदूरों के शव एमपी लाए जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम से बात भी की। ट्रेन से इनके शवों को जबलपुर लाया जाएगा और उसके बाद इन शवों को उनके गृह ग्राम भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन थोड़ी देर में श्रमिकों के शवों को लेकर रवाना होगी। आपको बता दें कि औरंगाबाद रेल हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के शव लाने सरकार ने एक विशेष दल रवाना किया है। यह दल औरंगाबाद पहुंचकर वहां घायलों के इलाज की व्यवस्था करेगा। साथ ही जिन मजदूरों ने जान गंवाई है उनके अंतिम संस्कार और उनके परिजनों तक शव पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश पर यह विशेष दल विशेष विमान से औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ है और इस दल में कैबिनेट मंत्री मीना सिंह, एसीएस, आईसीपी केशरी और एडीजी राजेश चावला शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि पैदल घर के लिए नहीं निकलें। सरकार मजदूरों को लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। कई राज्यों से ट्रेन चलाई जा रही है और अब तक 11 ट्रेन एमपी आ चुकी हैं। आपको लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। देश के 16 मजदूर भाई अपनी जिंदगी गंवा बैठे। वो जालना से पैदल चल दिए थे, चलते चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। मध्य प्रदेश की सरकार, हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप जहां हैं वहां से कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप फोन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहीं औरंगाबाद हादसे में मरे 16 मजदूरों को शिवराज मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी ने इनके लिए 2 मिनट का मौन रखा और उससे पहले सीएम ने मंत्रियों के साथ बैठक भी की।
और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गया। अनुराग, मजदूरों की मौत हो गई, कुछ मजदूर इसमें घायल भी हैं, बुरी तरीके से जख्मी हैं। क्या व्यवस्था की जा रही है शवों को लाने के लिए? और जो मजदूर फंसे हैं, आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है कि वो खुद ब खुद ना निकले, उनको लाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अब प्रदेश सरकार ने उन मजदूरों से अपील की है कि जो अलग अलग राज्यों में दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, उनसे इस बात की अपील की जा रही है कि वो कुछ समय के लिए धैर्य रखें, संयम रखें। और राज्य सरकार लगातार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि मजदूरों की घर वापसी हो सके। 57 ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय के साथ चर्चा हुई है। जानकारी लगातार जुटाई जा रही है कि कहाँ कहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं और उनको उन इलाकों से अपने प्रदेश घर वापसी के लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और अभी तक जो जानकारी पोर्टल के जरिए आई है, 2 लाख मजदूरों के अभी भी बाहर फंसे होने की जानकारी निकल कर आई है। और सरकार का दावा है कि अभी तक 1.25 लाख मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। लगातार ट्रेनों का सिलसिला आने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो या अलग अलग राज्यों से ट्रेनें लगातार मध्य प्रदेश आ रही हैं। आज भी एक ट्रेन रीवा पहुंची थी, आज भोपाल एक दूसरी ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा सरकार अब उन मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों की व्यवस्था भी करने जा रही है, जहां पर ट्रेन की सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस बात का भी फैसला किया है कि बसों के जरिए मजदूरों की घर वापसी होगी। और लगातार अब इस बात की अपील की जा रही है कि जो मजदूर गाड़ियां या वाहन नहीं मिलने के कारण पैदल ट्रैक पर चल रहे हैं या फिर सड़कों के जरिए अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा धैर्य और रखें ताकि सरकार उनके लिए समुचित व्यवस्था कर ले। दावा इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में 57 ट्रेनों के जरिए सभी मजदूरों की घर वापसी हो जाएगी और किसी भी मजदूर को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर है, जहां पर गोवा के थिविम रेलवे स्टेशन से आज 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको लाने के लिए राज्य सरकारें रेलवे की मदद से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए इन मजदूरों की घर वापसी करा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी कई प्रदेशों से अपने मजदूरों को ला रही है और इसी कड़ी में आज गोवा से ये मजदूर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। एमपी मध्य प्रदेश जा रहा है सर। कितना दिन हुआ है कि गोवा में आके फिर वापस क्यों जा रहे हैं? वापस इसीलिए जा रहा है सर क्योंकि रूम भाड़ा वाला भी भाड़ा लेता है और आगे चल के बारिश भी आने वाला है, काम बहुत कम स्लो मिल रहा है, इसीलिए हम जाना चाहते हैं। लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ पे सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं टोटली। अब पता नहीं कब तक लॉकडाउन चलेगा और कब फिर। प्रदेश सरकार के पास हर दिन हजारों ई पास के लिए आवेदन मिल रहे हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्य सरकार के पोर्टल पर करीब 4 लाख ई पास के आवेदन मिले हैं, जबकि 96,000 ई पास अब तक जारी भी किए जा चुके हैं। ज्यादातर आवेदन प्रवासियों के हैं, जबकि बाहर के लोग जो प्रदेश में फंसे हैं उनके आवेदन करीब 43,000 के करीब हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। शिवराज कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को होगी, अगली बैठक इस मंगलवार को होगी। कांग्रेस सरकार में हुए तबादलों और भ्रष्टाचार की जांच होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति जांच करेगी। मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक में जांच पर चर्चा हुई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को होगी और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। अगली बैठक इस मंगलवार को फिर से होगी। सरकार ने तो काम किए नहीं थे। जो पैसा आता था सारा छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ दिया जाता था। छिंदवाड़ा पहुंचता नहीं था, प्रदेश में जाता नहीं था, पता नहीं कहां जाता था। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। भ्रष्टाचार चरम पे था, रोज ट्रांसफरों की लिस्ट निकलती थी। ऐसी अनेक भ्रष्टाचार की और ट्रांसफरों की जांच करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक समिति बने जो इन सब आखिरी के 6 माह की जांच करे और इनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करे, 6 माह की जांच करे और इनके। तो सुना आपने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जो
वल्लभ भवन था वो गुंडों का अड्डा बन चुका था और इसके चलते पिछली सरकार की जो चीजें रही उसकी जांच होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति भ्रष्टाचार की जांच करेगी। कांग्रेस सरकार में जितने भी तबादले हुए हैं, जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी जांच की जाएगी। और मंत्रियों के साथ साथ सीएम की बैठक में जांच पर चर्चा हुई। और आपको ये भी बता दें कि हर मंगलवार को बैठक होगी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, जब एक बहुत ही कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस सरकार में हुए तबादले और हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की बात सरकार कर रही है। बिल्कुल रेणु, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। हालांकि बैठक अनौपचारिक थी, लेकिन उसमें इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, घोटाला और जिस तरीके से मंत्रालय में दलाली का काम किया गया, उस पूरे मामले की जांच कराई जाना चाहिए और इसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी गठित करना चाहिए जो इस पूरे मामले की जांच करे। इस तरीके का विचार बैठक में आया था। हालांकि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात के आरोप उस समय कांग्रेस सरकार पर लगाती रही कि तबादला उद्योग पनपा है और तबादले के जरिए जो है कहीं ना कहीं दलाली का काम भी किया गया है। इसमें जो लेन देन का आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही है और अब बीजेपी जब सत्ता में आई है तो वो इस बात की जांच शुरू करना चाहती है कि किस तरीके से तबादलों को उद्योग कांग्रेस सरकार में बनाया गया, किस तरीके से लेन देन किया गया और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। एक और अहम बात है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो उसने बीजेपी सरकार के कामकाज को लेकर लगातार फाइलें खोलने का काम किया था और अब बीजेपी जब सत्ता में आई है तो वो भी चाहती है कि जो पूर्व कांग्रेस सरकार में जिस तरीके के फैसले लिए गए, जो गड़बड़ियां की गई हैं या जो भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे मामले की जांच की जाए। पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, आज ही बात हुई है जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो तबादले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। निश्चित और स्वागत है इसका। ये पूरा भ्रष्टाचार की और जो भी कुछ अगर गड़बड़ हुई है उसकी जांच कराए हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि ये सरकार कोरोना से तो लड़ नहीं रही। हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे डेथ रेट है आज पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का जी। संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो बीमार कोरोना से बढ़ते जा रहे हैं। आज इन्होंने कहा था कि हम मजदूरों को लेके आएंगे, ट्रेन से लेके आएंगे, उनका टिकट नहीं लेंगे, पैसे लिए जा रहे हैं, टिकट ली जा रही है। और आज रेलगाड़ी से, मालगाड़ी से 16 हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर कट गए। वो उनकी टिकट तो नहीं ले पाई, लेकिन उनको ऊपर जाने की टिकट दिला दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और पैदल चले आ रहे हैं लोग, उनकी परवाह कर नहीं रहे। लोगों को राशन मिल रहा है, उसकी परवाह कर नहीं रहे। लेकिन ऐसे समय पे जांच की बात कर रहे हैं। ये केवल भटकाव की बात है कि लोगों का ध्यान जो कमियां हो रही हैं, जो मध्य प्रदेश में एक बार फिर शवराज आ गया है। 16 शव आ रहे हैं जो कल शहडोल और ढिंडोरी जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दें, वो तो कर नहीं रहे। लेकिन जांच की बात करें, अरे जब तुम्हारी सरकार स्टेबल हो जाए खुद जांच कराओ, इसका स्वागत करते हैं हम। और जो जांच हमने करवाई थी उनको भी आगे बढ़ाएं। और जो चीजें अगर आपको जांच में नहीं मिलती हैं, कोई सबूतों की जरूरत है, वो हम देंगे। कमलनाथ जी की सरकार ने जो बढ़िया काम हुआ है, किसानों का ऋण माफ हुआ है, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन की है, बिजली का बिल 100 यूनिट तक 100 रुपए हुआ है, युवाओं को रोजगार देने की बात की है, यहाँ इंडस्ट्रीज को निवेश आया है, ये सब क्या है। इसलिए जांच को कराएं। लेकिन अभी कोरोना में क्या कर रहे हो, क्यों डेथ रेट बढ़ रहा है, क्यों जनता को राशन नहीं मिल रहा है, 2 महीने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हो, इनकी बात करो। अभी ये ध्यान रखाकर मीडिया में और न्यूज़पेपर में ये चीज छपाकर वो जो खबर है जो आज पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। आज जो मजदूर है वो पटरी पर चल के अपनी जान दे रहा है और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार पटरी से उतर गई है, तो इन लोगों पे ध्यान दे नहीं पा रही है। इन चीजों पे ध्यान में देके केवल भटकाव की बात कर रहे हैं ये। लेकिन कांग्रेस का हर मंत्री हम लोग सब तैयार हैं।
जी बिल्कुल। अब पीसी शर्मा जी, जिस ये भी कहा जा रहा है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारे जो कार्रवाइयां की हैं उसमें एक राजनीति से प्रेरित होकर वो कार्रवाइयां की गई हैं। अब जहां पर कुछ नहीं था वहां पर भी कार्रवाई कर दी गई है और इसके चलते ये भी क्या कहा जा रहा है कि बल्लभ भवन बिल्कुल गुंडों का अड्डा बन चुका था जब वहां पर देखा गया। गुंडों का अड्डा कहाँ को बनेगा? यहाँ की पुलिस बड़ी मजबूत है। वो डीजीपी आज जो है वो पहले से भी डीजीपी थे और गुंडों को तो सब जेल में ठूस दिया था जी। तो दलालों का कोई काम नहीं था। कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है, किसानों के ऋण माफी हुई है और कभी भी देश को कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी आपकी सरकार बनी है, ये सब कर लेना। पहले तो मजदूरों को ले आओ, गरीबों को राशन दे दो, उनके अकाउंट में 5-5 हजार डाल दो। मध्यम वर्ग के जो हमारा कर्मचारी है उसका 5% का जो डीए दिया था वो डीए दे दो जी। जो 18 महीने रोक दिया वो दे दीजिए। ये सब कर दीजिए आप। इसके बाद जितनी जांच कराना हो, जिस मंत्री को या जिसको भी जेल पहुंचाना हो पहुंचाओ, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, तो काम करो उसके लिए। ये सब बताकर कफान देकर पेपरों में छपवाना, मीडिया में लाना और जो आज जो लड़ाई चल रही कोरोना से उससे हट जाना, इसमें कोई कम नहीं है। जी, आपको क्या लगता है कोरोना से जो जंग चल रही है, बहुत बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। एक बात और गृह मंत्री ने कही है इस दौरान कि अब ये कोरोना को आमतौर पर ऐसा समझना होगा कि जैसे बाकी की बीमारियां हैं, ये भी हमारे बीच में एक बीमारी हो गई है जिससे हमें अलर्ट रहना है, जैसे बाकी चीजों से रहते हैं। वैक्सीन जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा एहतियात बरतना है, बाकी दिनचर्या वैसी होनी चाहिए जैसी थी, ये भी कहना है। तो फिर लॉकडाउन करने की जरूरत क्या थी? बार बार क्या जरूरत है कि ये रेड जोन बना दिया जी? क्या जरूरत थी कि शराब की दुकानें यहाँ नहीं खोली? बाकी मतलब पूछते हैं हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए, कानून मंत्री हैं तो कानून मंत्री है तो शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग करा देते हैं। हाँ हाँ। वहाँ पर पुलिस मंत्री है तो सोशल डिस्टेंसिंग तमाम ये सवाल हैं, तमाम ये सवाल नहीं होता। हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। हितेश जी, अब ऐसे वक्त पर जब हाहाकार है, कोरोना से जंग हम लड़ ही रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे तादाद बढ़ भी रही है, उस दौर में कमलनाथ सरकार की नाकामियों को गिनाना और उस वक्त के किए गए भ्रष्टाचारों को उजागर करने की कोशिश और उसके लिए बैठक रखना कितना आप सही समझते हैं? आप खुद कितना सही समझते हैं ऐसे दौर में? देखिए, मुझे लगता है शासन चलाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कदाचरण और भ्रष्टाचार का निर्मूलन। और हम जानते हैं कि जो आखिरी का खासतौर से 6 महीने रहे हैं पिछले साल के, पिछली सरकार के, उस समय उन्होंने सभी नियमों को ताक पे रखते हुए धन कमाने के लिए बहुत काम किए। जैसे एक ही उदाहरण मैं आपको दूं कि कम से कम 13,000 करोड़ का जो अतिरिक्त व्यय है शासन के ऊपर केवल स्थानांतरण का आया है। और इस पर हम आपके चैनल पर भी कई बार बहस कर चुके हैं, जो अभूतपूर्व है, 70 साल में कभी नहीं हुआ। तो ये कौन से नियम के तहत हुआ और इसमें किस प्रकार के लेन देन हुए हैं, उसको उजागर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो इन्होंने आनंद फानंद में किए। आपने देखा आखिरी की जो 3-4 कैबिनेट जो हुई हैं, वो तो कैसे हुई हैं भगवान मालिक है, क्योंकि उस समय तो कैबिनेट ही नहीं थी। आपको ध्यान हो, कम से कम 6-7 मंत्री तो बेंगलोर ही चले गए थे जी, असंतोष बताकर। तो उस दौरान जो फैसले इन्होंने फटाफट जो फाइलें निपटाई हैं, बड़े बड़े सौदे कर डाले हैं, उससे एक्सचेकर जो मनी है आपका, हमारा जो पैसा है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार को। तो ऐसे कई संदेहास्पद कागज और सनसनीखेज जानकारियां सरकार के पास आई हैं, जिसको लेकर इसीलिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उस पर अध्ययन करके उन फाइलों को इकट्ठा करेगा और उसके पश्चात केसेस दर्ज किए जाएंगे और अन्वेषण के लिए उन विषयों को सौंपा जाएगा। जी, पीसी शर्मा जी, आप कह रहे थे कि करें आप जांच, हम तैयार हैं, जांच करिए और बताइए कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। अभी गिना भी रहे थे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी से पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जमाने में मंत्री थे, इनकी भी जांच कराई चाहिए, क्योंकि उसमें 2 तो बन गए, बाकी और बनने वाले हैं, उनकी भी जांच कराएंगे। जो और बनेंगे कांग्रेस के जमाने के मंत्री, उनकी भी जांच कराएंगे, सबकी जांच कराएंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का, अरे ये सरकार जब से बनी कोरोना में पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए, कलेक्टर एसपी बदल दिए, कोरोना की लड़ाई छोड़ दी। ये सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में बदल गई, राजनीति बन गई और ये मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वराज आ गया है। 16 जो मजदूर हैं वो पटरी से
उनको टिकट तो मिलना पाई रेल की, लेकिन दुनिया से ऊपर जाने की टिकट जरूर इन लोगों ने दिला दी। 200 के लगभग डेथ हो गई है मध्य प्रदेश में कोरोना से। उसकी लड़ाई की बात कर नहीं रहे, केवल ध्यान बांटने का। चलिए, चूंकि वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। साथ ही अनुराग, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।